हमेशा की तरह आपके लिए मैं फिर से एक काम की वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप इसे एंड तक देखेंगे तो ज़रूर आपका भला होगा। और यहाँ पर जो कुछ काम हुआ है उसे हम बोल सकते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कैसे? बिकॉज मेरी इंटरनेट की सर्विस डाउन थी, मेरी इन्वर्टर की सर्विस डाउन थी, मैं अच्छे से एनालिसिस नहीं करवा पा रहा था। फिर मैंने सोचा अगर मैं एनालिसिस नहीं करवा पा रहा हूँ आज की शिफ्ट का, तो आज तक जितनी भी शिफ्ट आई हैं उनमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट कर क्यों ना मैं बच्चों को करवा दूं। अब एक बार हमें इनकी नेमिंग देनी पड़ेगी, नेमिंग करनी पड़ेगी। तो इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, ये और ये, इन दोनों का सम 90 है तो ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इन दोनों का सम 90 है तो ये भी 90 होएगा, तो फिर ऊपर वाला भी 90 होएगा। और इसको मैं नाम दे देता हूं ई। अब ए ई की लंबाई मैंने रख ली है ए, ये मैंने रख ली बी, तो ये हो जाएगी जी सी। ठीक है, तो चलिए, ये सी नहीं होगी, ये जो है ये तो a प्लस बी, ये तो इसके बराबर है, तो इसको मुझे मानना पड़ेगा जी सी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ कि उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है अब वो दो हिस्सों में बट चुका है, एक तो ऊपर वाली ट्रायंगल ये छोटे वाली, एक नीचे वाली ट्रायंगल बड़े वाली। तो इन दोनों का एरिया हमें ऐड करना है, तो उसको ऐड करना स्टार्ट करो। ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए इंटू सी, प्लस नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होएगा, हाफ इंटू, इसको मैंने बेस मान लिया बी को, तो ये हो जाएगी हाइट, हाफ इंटू बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये चीज़ हमें निकालनी है, इसको मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ। हाफ मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या चला जाएगा भाई, अंदर चला जाएगा ए सी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, तो बी सी प्लस बी स्क्वायर, अंदर हमें ये मिला। तो हमें किसी न किसी तरह ये निकालना है। यहाँ पर देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है उसकी तरफ एक बार फोकस करते हैं। देखो जरा, ऊपर जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो इस साइड की लेंथ का स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, मैं यहाँ पर आइडेंटिटी को खोल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस साइड की लेंथ का स्क्वायर प्लस इस साइड की लेंथ का स्क्वायर यानी कि प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400। अब हम यहाँ पर इनको सोल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 100 है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये यहाँ पर क्या हो गया 100। अगर इस 100 को उस तरफ भेजोगे तो 400 की जगह क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा जी 300। ठीक है, उसके बाद अब हमारे सामने क्या क्या है, बी स्क्वायर 2 बार है, 2 बार बी स्क्वायर है, 2 बार ए बी है, 2 बार बी सी है, 2 बार सी ए है। देखो जो चीज़ हमें चाहिए वही चीज़ यहाँ पर डबल है, 2 बार बी स्क्वायर, 2 बार ए बी, 2 बार बी सी, 2 बार सी ए। जो चीज़ चाहिए उसका डबल 300 है, तो जो चीज़ चाहिए वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी 150, और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 75। तो ये एक लेजिटिमेट वे होगा दूसरा इसको करने का। समझ में आ गई बात? अब समझ लेना कि कहाँ पर इसको गलत बताया जा रहा है और कहाँ पर इसको ठीक बताया जा रहा है। हम बढ़ते हैं आगे। तो भाई एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन मेरे पास भेजा था और उसने मेरे को ये वैल्यूज़ नहीं बताई थी, ये वैल्यू मैंने खुद एज्यूम की हैं, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है एसएससी सीएचएसएल के अंदर, बिकॉज कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था 2017 सीजीएल टीयर 2 के अंदर, ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था। तो देखो, तो यहाँ पर उसने पूछा है EFCD और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशो। तो बिल्कुल सिंपल है, बिकॉज मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ इजीली पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में, और इसका भी निकाल सकता हूँ, तो फिर बचे हुए का तो आ ही जाएगा। और इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, वेरी वेरी इजी, देखना जरा। इस ट्रायंगल का जो एरिया होएगा ना वो होएगा 4 और 3 है ना, तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई इस पूरी, ये पूरी लंबाई कितनी है, 4 और 3 7 और 2 9 इंटू ये पूरी लंबाई कितनी है 7 और 3 10, तो ये हो जाएगा जी 3 3 9, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2/15। ठीक है, ये 2/15 है। अगर पूरा 15 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं बताऊंगा। वैसे आपको ये पता भी होना चाहिए, देखो मैंने तो पढ़ा रखा है ये पहले आपको,
ठीक है। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो इसकी साइडें हैं 3 और 8, तो 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, ये पूरी लंबाई हो गई 9, ये लंबाई हो गई 8, तो 9 इंटू 8 तो ये हो जाएगा जी 1/3। तो अगर पूरी ट्रायंगल का एरिया 15 है तो उसमें से 2 इसका था, पूरी का 15 है तो 1/3, तो 15 का 1/3 कितना हो गया, 5 इसका है, तो 5 और 2 7, बचा हुआ 8 इसका हो गया, तो 8/15 हो गया जनाब। अब ये मैंने क्यों किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो ध्यान से। जब आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, इस ट्रायंगल का, और मैंने इस एंगल को मान लिया थीटा, इस एंगल को, तो इस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, हाफ AB साइन थीटा। तो मैं छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाल रहा हूं, तो हाफ तो दोनों में कट जाएगा, छोटी ट्रायंगल में भी थीटा है, बड़ी ट्रायंगल में भी थीटा है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो हाफ AB यानी कि 4/3 साइन थीटा, बेशक से एंगल पता ना हो कट ही जाएगा। देन बड़ी वाली ट्रायंगल में हाफ AB 9 इंटू 10 साइन थीटा, वो कट जाएगा। तो ये रेशियो आ गया छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल का। सिमिलरली इस एंगल को अल्फा मानते हुए मैंने इस ट्रायंगल का और बड़ी ट्रायंगल का रेशियो निकाल लिया एंड आगे क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि जो आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार नजर मार लेने चाहिए। अब तक की शिफ्ट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए। एक भाई ये क्वेश्चन आया है कि ABCD जो है एक रेगुलर पॉलीगन है ABCD, और ये जो 3 एंगल दिख रहे हैं ना, ये और ये, इन तीनों का सम आपसे पूछा है। तो चलिए कर लेते हैं। अगर ये एक रेगुलर पॉलीगन, यानी कि ये क्या बन गया, 1 2 3 4 5, एक पेंटागन बन गया। अगर ये एक रेगुलर पेंटागन है जनाब, तो इसका बाहर वाला ये वाला एंगल कितना होएगा 72, और ये वाला एंगल होएगा 108। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बाहर वाले सारे एंगल्स का सम 360 होएगा। अगर इनको हम एक्सटेंड करें तो 360 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 72, ये हो गया 108। तो अब ये देखो, तो इस एंगल का सम क्या, ये एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बाहर वाला ही एंगल है पेंटागन के बाहर वाला, तो ये तो हो गया जी 72। ये अंदर वाला एंगल है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया जी 108। अब ये एंगल क्या होगा, देखो ये एंगल भी बाहर वाला है, ये एंगल भी बाहर वाला है, इस एंगल की वैल्यू भी 72 होएगी, इस एंगल की वैल्यू भी 72 होएगी। देखते ही मैं पता है बाहर वाला एंगल 72 है, ऐसे है ना, ये वाला एंगल भी 72 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 में से दोनों के सम 144 को घटा दो, ये 36 होएगा जी। तो ये वाला एंगल 36 होएगा, और इन तीनों का सम पूछा था, ऐसे बच्चा बोल रहा था, तो 216 इनका सम हो जाएगा, 108 और 108। अब इसी में एक और चीज़ पूछी जाती है, अगर यही क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्टार के सारे एंगल्स का सम क्या होएगा, इन सारे एंगल्स, और तब ये एक रेगुलर पॉलीगन होना जरूरी भी नहीं है, तब ये पेंटागन होना जरूरी भी नहीं है। तो उस केस में कैसे बताओगे, ये भी एक बार सुन लो भाई जरा। तो देखो, अब जरा ध्यान से देखो, मैंने इसको मान लिया जी A, ये है B, ये है C, ये है D और ये है E। तो हमें बताना है कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, इन सब का सम क्या होगा। तो अब आपने करना क्या है, बिल्कुल छोटा सा काम करना है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी एक ट्रायंगल ले लो जो 2 एंगल्स को ऐसे इंक्लूड कर रही है, जैसे मैं ले रहा हूं, ठीक है, और इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो। तो आपको ये बात पता है ना कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होती है, उसकी वैल्यू। तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, इस एंगल की, इसके, ये पूरी बड़ी ट्रायंगल देखो D प्लस A, तो इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी A प्लस D। सिमिलरली हमें एक और ट्रायंगल यहां पर लेनी पड़ेगी, चलो मैं इसको रब कर देता हूं। हमें इस एंगल का और मेजरमेंट निकालना है, बस नॉट ए बिग डील। अगर इस एंगल की हमें मेजरमेंट निकालनी है तो ये वाली एंगल ले ले और ट्रायंगल ले लेते हैं, ये तो ये वाला जो एंगल होगा ये फिर से एक्सटीरियर एंगल हो गया जो इन दोनं के सम के बराबर होगा, यानी कि दिस इज C प्लस E। तो इस ट्रायंगल के सारे एंगल ये और ये, इन तीनों का सम 180 होगा, और सारे एंगल कौन कौन से आए हैं यहाँ पर, A B C D E, यानी कि इन सब का सम क्या हो जाएगा 180। जो हम बचपन में अपने दोस्तों को चैलेंज देते थे कि भाई एक स्टार बना दो पेन को बिना उठाए, ये वही वाला स्टार है जिसके सभी वर्टेक्स एंगल्स का जो सम है दैट इज 180। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन देखो, ये नहीं है कि जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो टफ हैं, टॉप 15 क्वेश्चन हैं कि भाई टफ मॉडरेट जैसे भी क्वेश्चन है, टॉप 15 क्वेश्चन मैंने उठाए और ये करवा देता हूं, मैंने ये सोचा है, ठीक है।
वो आपको कर लेने चाहिए एक बार। प्रिंसिपल 12,000 है, 4 महीने के बाद रेट डबल कर दी, 6,000 रुपये ऐड कर दिए, मतलब 4 महीने के बाद 6,000 रुपये ऐड कर दिए और रेट डबल कर दी, और ब्याज प्रॉफिट इतना हुआ, तो बताओ रेट क्या होगी। तो देखो मैंने रेट मान लिया R% पर मंथ। तो पहले 4 महीने जो रेट रही वो R% रही, तो 4 महीने में कितना ब्याज आया होगा, कितने परसेंट आया होगा, 4 महीने में ब्याज आया होगा 4 × R%, 4R%, इतना ब्याज। उसके बाद जो रेट है, मेरी बातों को सुनते रहिएगा, देखो यार मैं बार बार बोलना नहीं चाहता, रिकॉर्डेड वीडियो है, ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं एक बार में स्टीक आपको बताना चाहता हूँ। फिर रेट हो गई 2R%, बाकी के 8 महीने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर है, तो 8 × 2R 16R% का ब्याज लगा, किसके ऊपर, क्योंकि रुपये 6,000 और ऐड कर दिए थे 18,000 रुपये के ऊपर। अब मैं यहाँ पर परसेंटेज को सेम करना चाहता हूँ ताकि मैं जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाऊँ, ताकि मेरे को दिस इंटू दिस बटे 100 ना करना पड़े, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको भी 16 बना रहा हूँ, ऊपर मैं 4 से भाग कर रहा हूँ, यहाँ पर 4 से गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पर 4 से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा जी 16, 4 चौके 16, ऊपर मैंने 4 से भाग कर दिया ताकि इक्वेशन सेम रहे। तो 3,000 का 16R% प्लस 18,000 का 16R%, तो इसका मतलब 18 और 3 21,000 का 16R%, और 21,000 का 16R% क्या होगा, 21,000 का 1% होगा ये, तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 1% है, 16R% होएगा, दिस इंटू 16R, जिसकी वैल्यू ये है। अब हमें R की वैल्यू बतानी है, इजीली बता देंगे। देखो 7 × 21, 7 चौके 28, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो रेट की वैल्यू हो जाएगी जी 5/6। लेकिन ये रेट पर मंथ थी, बंदा जो है आपसे साल की पूछता है हमेशा, तो 10% पर एनम, ऑप्शन में साल की होगी ना। 35 कंसेक्यूटिव नंबर्स की एवरेज n है, फर्स्ट 10 ड्रॉप्ड, लास्ट 10 एडिड, नई एवरेज m है, मुझे पता है 10 ड्रॉप किए हैं तो वो सीधा 10 ज़्यादा है। क्यों, ये मैं आपको समझाता हूँ, पता आपको ऐसे ही पता चल जाएगा आगे से। कैसे, देखो अगर मेरे पास 5 नंबर हैं, मैंने पहले 2 ड्रॉप करके अगले 2 ऐड कर लिए, यानी कि शक्ल कैसी दिखेगी इनकी, ऐसी दिखेगी, पहले 2 ड्रॉप करके अगले 2 ऐड कर लिए। तो अब मेरे को एक बात बताओ, इनकी एवरेज इनसे कितनी ज़्यादा होगी। देखो पहले नंबर से पहला नंबर 2 ज़्यादा, दूसरे नंबर से दूसरा नंबर 2 ज़्यादा, तीसरे से तीसरा 2 ज़्यादा, चौथे से चौथा 2 ज़्यादा, पाँचवें से पाँचवां 2 ज़्यादा। भाई कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, पहले वाला जितना ज़्यादा होगा दूसरे वाला भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर हर एक नंबर 2 ज़्यादा है तो एवरेज 2 ज़्यादा होगी। अब हर एक नंबर 2 क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि 2 नंबर्स को ड्रॉप करके काम 2 आगे से शुरू किया, तो 10 नंबर्स को ड्रॉप करोगे तो काम 10 आगे से स्टार्ट करोगे, पहला नंबर 10 आगे से शुरू होगा, तो 10 नंबर को ड्रॉप करके अगले 10 ऐड करोगे तो एवरेज 10 बढ़ जाएगी, 20 को ड्रॉप करके 20 ऐड करोगे तो 20 बढ़ जाएगी, सिंपल लॉजिक, ठीक है। चलिए भाई, तो इसका मतलब पहले एवरेज n थी, अब एवरेज m है, मुझे पता है m जो है इससे 10 ज़्यादा है, तो मुझे सिंपली पता है कि m - n = 10। अब मुझे एक और बात पता है कि m - n और m + n का जो प्रोडक्ट है वो ये होता है, यानी कि m + n 60 है। अब बंदे ने मुझसे पूछा कि 3m और 5n की एवरेज बताओ, तो आपका दिल करे अब वैसे बता दो, क्योंकि m और n तो आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ से m की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी जी 35, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों को ऐड करके 2 से भाग करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी पहले वाले की, इसमें से उसको घटा के 2 से भाग करोगे तो n की आ जाएगी। ये चीज़ें कई बार बता चुका हूँ, अब निकाल लो। 5 × m 150 और 25 175, 175 और 125 300/2 150, इसका आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है, क्लियर है, वहाँ पर कर लोगे, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना मत भूलना। देन ये क्वेश्चन, ये तो रिसेंट शिफ्ट के अंदर ही आया है, तो ये नहीं है कि ये डिफिकल्ट है, ये मैंने क्यों लिया कि कोई बिना वजह से डर ना जाए। नॉर्मली तो ये होता है कि भाई 2 इरेशनल टर्म्स आती हैं, 3 आ गई तो अरे सर क्या करेंगे, इसको एक बार रेशनलाइज करते हैं, उसको 2 बार रेशनलाइज करना पड़ जाएगा, और कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। देखो जरा, साइन को आप नेगेटिव चाहे यहाँ पर कर दो चाहे यहाँ पर कर दो, यहाँ पर करोगे तो दोनों को करना, या फिर एक को भी कर दो, हर एक तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, लेकिन इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा, आपके लिए समझने में आसानी रहेगी। तो एक बार इसको मैं भूल जाता हूँ, सिर्फ आगे वाले को करता हूँ, -23 डिवाइडेड बाई, देखो अब मैं करूँगा क्या, जब नीचे a + b हो तो मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर नीचे a - b से, साइन चेंज करके।
जिसमें नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है, ऊपर ए माइनस बी आ जाता है। और ये छोटी सी, मैं क्यों बता रहा हूँ ये स्टोरी है, एनालिसिस का टाइम है, बच्चों को जरूरत नहीं है स्टोरी। चलो हाँ, तो मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे √2 प्लस √3 माइनस √6। तो नीचे ये a बन गया, ये b बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या होगा 5 + 2 √6 माइनस b का स्क्वायर यानी कि -6। तो 2 √6 माइनस 1 हो जाएगा ये सोल्व होके। एक बार फिर से रेशनलाइज करना पड़ेगा, अब की बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 √6 प्लस 1 से। तो नीचे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर -1, 2 दूनी 4 × 24 में से एक गया 23, तो 23 से 23 कट जाएगा। ठीक है, क्लियर है जी। अब इसको भी लिख लेता हूं 5 √3 प्लस 7 √2 माइनस √6। आगे इस माइनस का ध्यान रखना, आगे हमें साइन चेंज करने हैं। सबसे पहले मैं 2 √6 से सबको गुणा कर रहा हूं। अब आपको ध्यान क्या रखना है वो बताता हूं। स्टूडेंट करते क्या है कि 2 × √12 इसको लिखते हैं, 2 × 2 √2 × √6 √12। इस स्टेप से आप बच सकते हो अगर चाहो तो। कैसे बच सकते हो देखो जरा ध्यान से। इस 2 √6 को आप दिल ही दिल में, मन ही मन में ऐसे देख सकते हो कि भाई ये 3 और 2 का गुणा है, तो 2 से 2 सोल्व हो जाएगा। मतलब मैं ऐसे देख पाता हूं तो आप भी देख पाओगे। तो 2 से 2 ये पूरा हो जाएगा ना गुणा होके, मतलब कि रूट हट जाएगी। तो 2 दूनी 4 √3, वो भी माइनस का। अब इसको जब मैं इससे गुणा करूंगा तो 3 और 3 तो पूरा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 2 बच जाएगा 6 √2, वो भी माइनस का। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। जब इससे करूंगा तो माइनस का 12, लेकिन माइनस है तो साइन फिर से बदल जाएगा। अब 1 से इनको गुणा करूंगा तो साइन बदलता रहेगा, सामने माइनस है। ठीक है भाई, थोड़े से अलर्ट रहना, साइन में गलती मत करना, ऐसे क्वेश्चन में होती है। मैं भी एक बार सोल्व कर रहा था तो हो गई थी। तो भाई 7 √2, 6 √2 एंड 1 √2, तो 7 √2 तो गया। √6 और प्लस √6 ये भी गया। 4 √3 और 1 √3, 5 √3 भी गया। तो सिर्फ +12 इसका आंसर आ जाएगा। देन एक ऐसा क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट ने मेरे को इसको छोड़ के सब कुछ बताया था, फिर मैं समझ गया था कि कैसा क्वेश्चन होगा। रकम को मैंने फ्रेम कर दिया उसके बाद। तो चलिए देखते हैं। तो भाई इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं तो 7 रिमाइंडर बचता है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको 0 के साथ इक्वेट करो, इसको 0 के साथ इक्वेट करोगे। रिमाइंडर का मतलब बता रहा हूँ, तो x की वैल्यू आएगी 3/2। इसका मतलब ये है जब आप x की वैल्यू 3/2 पुट करते हो तो 7 इसका सॉल्यूशन आता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर मैं 3/2 पुट कर रहा हूँ, अब ध्यान से देख लेना। तो 27/8 ये हो जाएगा 27/4, कट कटा के आगे ये हो जाएगा 9/4a। सोल्व करके लिख रहा हूँ मैं। देन आगे हो जाएगा -3/2a -2 = 7। तो ये 2 उस साइड जाके ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया जी 9। ठीक है, चलो अब मैं हर एक चीज़ को 4 गुना कर रहा हूँ, बिकॉज नीचे 4 है, मजबूरी है अपनी, क्या करें। तो 4 गुना करूँगा तो ये 4 गया, ये 4 गया, यहाँ पर बच जाएगा 6 है, और यहाँ पर 9 चौके 36 हो जाएगा। अब देखो, अब इस 27 को मैं उस तरफ भेजूंगा तो 36 में 27 गए, 9 बचेगा, और हर एक चीज़ 3 की मल्टीपल है, तो मैं 3 से भाग भी कर रहा हूँ साथ साथ। 3a, यहाँ पर b था ना, 3a माइनस 2b = 3 3 9, ठीक है ना? हाँ जी, ये इसके चक्कर में, चलो ठीक है, अभी तक ठीक चल रहा है मामला। अब दूसरे रंग से करते हैं भैया। हाँ, अब x + 2 = 0, तो x = -2। अब की बार मैं -2 रखूंगा और उसका सॉल्यूशन 0 आएगा, तो -2 यहाँ पर रखूंगा तो -16, ठीक है, +4a, देन +2b -2 = 0। तो ये 16 और 2 18 हो जाएगा, तो उधर जाकर ये +18 हो जाएगा। ये लो भाई +18 हो गया उधर। अब बिकॉज 2b है, ये तुक्के से हो गया, तो इसको हम ऐड कर देते हैं ताकि 2b कैंसिल आउट हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा 4 और 3 7a = 21। तो a की वैल्यू आ जाएगी जी 3। अगर a की वैल्यू 3 आ गई, 3 3 9, 9 में से क्या घटाऊं कि 3 आए, 9 में से 6 घटाने पर 3 आएगा, तो b की वैल्यू भी 3 आ गई। तो भाई a और b की वैल्यू आने के बाद एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ ले
आप उसको बता दोगे, इस केस में आंसर 0 आ जाएगा। a प्लस बी पूछ लेता तो 6 आ जाता, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। हाँ, अब स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि भाई स्क्वायर के अंदर सर्कल के अंदर स्क्वायर के अंदर सर्कल के अंदर स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर टू द सबसे बड़ा वाला स्क्वायर। तो ये काफ़ी इजी है। इसके साथ और जो कंसेप्ट मैच करते हैं वही मैं आपको बताता हूँ। देखो है क्या, आपको सिर्फ इसमें क्या याद रखना है, मैंने आपको 3 साल पहले भी बताया था ये, ठीक है, और अब भी कोर्स के अंदर बता ही रखा है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं बहुत ही इजीली, बट आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जब भी स्क्वायर के साथ रिलेशन होती है ना, तो अंदर चीजें हैं ना, एरिया वाली चीजें वो हाफ होती चली जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्क्वायर है, बिकॉज मैं पूरा कंसेप्ट नहीं बताना चाह रहा, ये जो स्क्वायर है इसका आधा, ये जो स्क्वायर है इसका आधा इसका एरिया है, इसका आधा इसका एरिया, अंदर एरिया हाफ होता जाएगा, बाहर एरिया डबल हो जाएगा। सेम सर्कल के अंदर भी होता रहेगा, अंदर वाले सर्कल का आधा, उससे अंदर वाले सर्कल का आधा। अगर यहीं पर एक ट्रायंगल होती ना तो 4 गुना चीजें होती रहती। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होती तो बाहर जाओगे तो एरिया 4 गुना बढ़ता रहेगा, ठीक है, सर्कल का एरिया 4 गुना बढ़ता रहेगा। ये तो हो गई 2 डायमेंशनल चीजों की बात, है ना, एरिया यहां पर 2 गुना, वहां पर 4 गुना। लेकिन अगर 1 डायमेंशनल चीजों की बात करूं कि यहां पर अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड बाहर आते हुए 2 गुना का रूट करना, रूट 2, तो बाहर आते हुए रूट 2 गुना होती रहेगी। साइड भी, रेडियस भी, डायगोनल भी है, डायमीटर भी, पेरीमीटर भी, ठीक है। यहां पर 4 का रूट करना 2, तो यहां पर हर एक चीज 2 गुना होती रहेगी। अगर मैं सेम चीज स्क्वायर में ऐसे करूं, मिड पॉइंट लेकर स्क्वायर बनाता रहूं, तो स्क्वायर के अंदर हमेशा हाफ होती रहेंगी चीजें। अंदर वाले स्क्वायर का एरिया हाफ होता रहेगा, बाहर वाले का डबल होता रहेगा। 1 डायमेंशनल चीजें वो रूट 2 होती रहेंगी। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं तो वो फिर से 1/4 होता रहेगा मामला। ये चीजें मैं बहुत पहले बता चुका हूं। तो यहां पर आप इजीली यहां से डिड्यूस कर सकते हैं कि मेरे भाई अगर अंदर वाले का एरिया 1 है तो बाहर वाले का इसका डबल 2 हुआ होगा, और बाहर वाले का फिर से डबल 4 हुआ होगा, तो 1:4 रेशियो होगा। सारी चीज़ें मैंने बता दी, तो इसके साथ साथ है। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, ये जो है ये 72 से डिविजिबल है, तो 2a + 3b की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। कुछ बोल रहे थे मिनिमम वैल्यू बताओ, तो सारी ही बता देते हैं ना, क्या दिक्कत है, अपने पास टाइम है ही। तो अगर ये 72 से डिविजिबल है तो ये 9 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले 8 देखता हूँ। मेरे को 8 का क्यूब याद है, 512, आपको याद है 512 याद होगा ना, हाँ। 512 देखो ये हंड्रेड्स प्लेस पर है, हंड्रेड्स प्लेस पर, तो मेरे भाई 200 जो है वो 8 से डिविजिबल है, 25 8 200, तो 200 अगर 8 से डिविजिबल है तो 400 भी डिविजिबल होगा, तो 600 भी डिविजिबल होगा। तो ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ कि अगर 5 यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, वैसे आप 1 रख के देखते वो भी सेटिस्फाई कर जाता, आगे प्रोसीड कर लेते। अगर 5 यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज 200 8 से डिविजिबल है, तो 5 में 2 घटाओ या जोड़ो, मतलब 5 में 2 घटाओ 3, 1, ये भी सेटिस्फाई कर जाएंगे। 5 में 2 जोड़ो 7, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। 9, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जब भी आप देखो कि भाई आपको पता चल जाए 112 डिविजिबल है, तो आपने सीधा ऐसे लिखना है, 1 उसमें 2 जोड़े 3, 2 5, 2 7, 2 9, ये सारे बी की जगह पर आ सकते हैं। डन। अब आगे बढ़ते हैं। तो बिकॉज ये 9 और 8 दोनों से डिविजिबल है, 8 वाला तो हमने देख लिया, अब 9, तो 9 का क्या मतलब है भाई, 7 और 2 9, जहां पर भी 9 बनता काट दो, 6 और 5 11 और 1 12, तो 9 से डिवाइड करो 12 को 3, तो इसका मतलब क्या है 3 + a + b, इन सब का सम 9 होना चाहिए। हमें 9 की डिविजिबिलिटी ढूंढनी है ना, तो हमारे पास एक 3 एक्स्ट्रा बैठा है a और b के अलावा। b तो मैंने लिख लिया, अब a की वैल्यू भी लिख लो। देखो 3 और 1 4, क्या जोड़ोगी 9 बन जाए 5। मैं यहाँ पर बहुत स्लो तरीके से समझा रहा हूँ, कंसेप्ट के तरीके से। एग्जाम में मेरे को पता है मैक्सिमम पूछे तो मैं नीचे से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। 3 और 3 6 और 3 9, 3 और 5 8 और 1 9, 3 और 7 10, 10 में कितने जोड़ू कि वो बन जाए 9 का मल्टीपल 8 18, 3 और 9, 9 तो है ही, तो 3 में 6 जोड़ोगे। अब आपको इसकी मैक्सिमम बतानी तो बता दो भाई, बड़ी बड़ी वैल्यूज लेकर बता दो। ये इन दोनों में चेक कर लेना जो भी मैक्सिमम होएगी। मिनिमम बतानी है तो फिर इन दोनों में चेक कर लेना जो भी मिनिमम होएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप बता दोगे जो भी पूछा था। नेक्स्ट देन एक ये क्वेश्चन कि भाई ये जो हैं ये जीपी के अंदर है, तो कहीं स्टूडेंट को ये ना लगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जीपी में दे दिए, मुझे तो पता नहीं। इतना बेसिक तो आपको पता होएगा
कि इसका जो स्क्वायर अगर ये जीपी में है तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होएगा वो, ठीक है। तो अब ये देखो, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस ए इंटू कोट ए, ठीक है। तो कोट ए क्या होता है, कोट ए होता है कोस बाई साइन, तो भाई ये साइन इधर ऊपर जाएगा, तो साइन क्यूब ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। अब मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए है tan 6a tan 2a, tan की टर्म्स में चीज़ें चाहिए, तो साइन को कोस से डिवाइड करो मेरे भाई। तो साइन को अगर मैं कोस से डिवाइड करूंगा तो कोस क्यूब ए से डिवाइड कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ताकि इस तरफ मेरे पास क्या आ जाए, tan क्यूब ए विच इज इक्वल टू सीकेंट ए, क्योंकि दो कोस से दो कोस गए, कोस ऊपर जाएगा तो सीकेंट ए। तो tan क्यूब ए की वैल्यू सीकेंट ए है, तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, बेसिक आइडेंटिटी। इफ सीकेंट थीटा एंड साइन थीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, पिछले वाला क्वेश्चन भी, लेकिन ये इसलिए लिया कि भाई ये ना सोचे स्टूडेंट की सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी, कई बार एग्जाम के बाद ये बताते हैं और फिर नर्वस हो जाते हैं वहाँ पर, तो इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपकी शिफ्ट में आ जाए तो आप हैंडल कर लो। सिंपल सी बात है, ये दोनों इसकी रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होएगा, तो सम ऑफ रूट्स होएगा सीकेंट थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू दिस बाय दिस होता है ना, और साइन चेंज करके ये हो गया 2k बाय रूट 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होएगा, दिस इंटू दिस, तो सीकेंट थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा, ये नीचे जाकर कोस बन जाएगा ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस यानी कि 1, तो टेन थीटा 1 है, इसका मतलब थीटा 45 है। अगर थीटा 45 है तो यहाँ पर पुट करो, सीकेंट 45 रूट 2, ये 1 बाई रूट 2, तो 3 बटे रूट 2 इज इक्वल टू 3 बटे रूट 2, रूट 2 से ये गया रूट 3 पर, तो k की वैल्यू हो गई 3 रूट 3 बाई 2। हाँ जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन मैंने लिया क्यों, मैंने इसलिए लिया क्योंकि स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर इतनी छोटी छोटी रेट परसेंट आ गई, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, तो क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव हो गया। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपकी मदद करेगा वो ये वाला फॉर्मूला होगा जनाब, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसको जल्दी जल्दी लगाते हैं, 4 और 3 7, 4 3 12, 7.12, ठीक है। उसके बाद फिर से ये 7 और 2 9, 9.12, उसके बाद इस 0.12 को भूल जाओ, क्यों भूल जाओ, बिकॉज नीचे 100 है, इतनी छोटी मोटी अप्रोक्सीमेशन फर्क नहीं डालती आंसर के ऊपर, इतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते कि 732.6 732.4 ऐसे नहीं होते, ऐसे होंगे तो सबके ऊपर मार पड़ेगी, फिर मार पड़ेगी मतलब कि सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा लेंदी वैसे। अब ये देखो, मतलब इसी में एग्जैक्ट जाना पड़ेगा, तो 9.12 इन दोनों का प्रोडक्ट, 7 दूनी 14 इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो 14 बटे 100 ही कर दो बस, यानी कि 0.14, तो 9.26% निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा एग्जाम, ठीक है। और ऐसा कई बार एग्जामिनर करता क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। कई बार एग्जामिनर ऐसे भी करता है कि भाई रेट जो है वो 10% है, और आपसे उसने पूछ लिया कि 15 महीने का ब्याज, ठीक है, 15 मंथ में कितने % ब्याज लगेगा, या ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ लेता है। या फिर ये मान लो 2 साल मान लो, 2 में मतलब 24 में 3 जोड़ दो, 24 27 महीने का ब्याज पूछ लिया, तो ये क्या होगा, एक साल में 10% रेट, अगले में 10%, फिर 3 महीने 1/4 होते हैं तो 2.5, तो उस केस में भी वही लगाओगे। ऐसे मान लो 10 की जगह 8 होता और आगे 2 आ जाता, तो ऐसे में स्टूडेंट को ये लगता है कि बहुत कैलकुलेटिव हो गया। ये फॉर्मूला लगाओ, इजीली आंसर तक पहुंच जाओगे, इतनी अप्रोक्सीमेशन आप अफोर्ड कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे ही ले लिया, टॉप 15 ले रहा था, मिल नहीं रहे थे इतने डिफिकल्ट, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी लेने पड़े इजी। तो देखो tan a + b 1 है, तो a + b की वैल्यू क्या है, 45 है, a - b tan √3 कब होता है 60 पर, तो भैया a की वैल्यू क्या आएगी, पहले वाले की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, 105/2, ठीक है। बाद वाले की वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं निकालनी पड़ेगी कि नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर आप a को कॉमन ले लेते हो तो अंदर a + b बचता है, तो देखो दोनों वैल्यूज आपके पास हैं, a की वैल्यू है 105/2 और a + b की वैल्यू क्या है जी 45, 45 5 225, 45 और 2 47/2, ठीक है, ये आप इजीली कर लोगे। हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन मैंने क्यों लिया, बिकॉज ये बहुत जल्दी किया जा सकता है, बहुत जल्दी, और वैसे याद भी हो जाता है ये अगर बार बार करें तो है, वैसे याद रखने की
बात नहीं है। यहाँ पर ये मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कई तरीक़ों से किया जा सकता है। मैं आपका माइंड खोलना चाह रहा था इस मामले में, ठीक है। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो आपको ये चीज़ पता है, अगर मैं मिड पॉइंट्स सारे ऐसे मिला दूँ तो ये 6 के 6 एरिया बराबर हैं। ये चीज़ भी पता है, अगर मैं मिड पॉइंट्स को ऐसे मिला दूँ तो ये चारों के चारों एरिया बराबर हैं। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, दोनों का मल्टीपल क्या है 12। तो मैं इसीलिए सेफ साइड होकर पूरी ट्रायंगल का एरिया मैंने 12 ले लिया। अब ध्यान से सुनो, 12 अगर एरिया है तो ये 3-3 के हो गए ना, 3-3 के हो गए, जी हाँ 3-3 के, तो ये 3 हो गया। मुझे इसका एरिया निकालना है, मैं बाकी सब का इजीली निकाल सकता हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, 12 अगर एरिया तो ये 6 हिस्से हैं, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये ऐसा ही तो दिख रहा है। ये देखो जरा, ये 4 हो गया, 2 और 2 4, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, है ना 2, तो बच कितना गया जनाब, तो पूरा 12 था, पूरा 12 था, 4 और 3 7, 2 9 और 2 11, तो 1 बच गया, 1/12। तरीका नंबर 1, इसको तो मैं 5-6 तरीके से आपको बता सकता हूँ। देन आगे देख लेते हैं, जो भी दिमाग में आएगा मैं बताता रहूँगा आपको, आपका माइंड ओपन रहना चाहिए यहाँ पे। तो पूरे एरिया को मैंने 12 मान लिया, ठीक है। मैंने क्यों बताया 12 क्यों माना है, तो मैंने बताया था कि 12 मान लो, 24 मान लो, कुछ भी मान लो, ताकि इजीली कट जाए, ठीक है। उसके बाद अब देखो, बिकॉज ये मिड पॉइंट है तो इसका एरिया 1/4 बचता है, ये आपको पता है मैंने, तो इसका 1/4 यानी कि 3 मिड पॉइंट मिलाने पर, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अब आपको ये भी पता है कि इसका एरिया 1/3 होता है, ये पता है कि नहीं? अगर नहीं पता तो इनको ऐसे मिलाओ, देखो इन दो को मिलाकर, ये पूरे 6 हैं, उसमें से 2 1/3 एरिया होएगा, तो इसका एरिया क्या होएगा, इसका एरिया 4 होएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मिड पॉइंट है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होएंगी, और ये वाली लाइन जो है इसकी आधी है, यानी कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। ये चीज़ें प्रूव नहीं करनी है एग्जाम में, वैसे बता रहा हूँ, मेरे को तो सीधा पता है कि ये 4 है तो 1/4 ये 1 होएगा, तो 1/12 हो जाएगा। और भी कई तरीके हैं इसको करने के, समझ में आ गई बात? तो इसमें अपना माइंड खोल लेना। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन, उसने आपसे पूछा था ए बी की लंबाई अगर रेडियस 2√2 है तो देखो ये 135 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा जी 45, और इसका एंगल ये वाला डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 90, ठीक है। अगर रेडियस 2√2 है तो ये दोनों बराबर होंगे ना, तो इसका मतलब ये 90 है तो ये 45-45 हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये दोनों मैंने इक्वल लिए हैं, दोनों रेडियस हैं। तो 45-45 90 वाली ट्रायंगल के अंदर 45 के सामने वाली से √2 गुना होते, बताने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, आंसर मेरे दिमाग में है। नेक्स्ट ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट मेरे ख्याल 15 पूरे हो गए होंगे इसके बाद, हाँ जी हो गए हैं, ठीक है। देखो तो a + b = 8, a + b की वैल्यू 8 है, यहाँ पर मैंने लिख लिया जी 8। आगे a और b कॉमन ले लेता हूँ मैं, इन दोनों में से a और b कॉमन लूँगा तो अंदर फिर से a + b बच जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है जी 8। इस 8 से वहाँ पर 1 काटूंगा तो वहाँ पर हो जाएगा 120, तो किन दो चीज़ों का प्रोडक्ट करके 120 आएगा, 15 और 8। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट तो 15 है और उन्हीं दो नंबर्स का सम 8 है, यानी कि 5 × 3 = 15, 5 और 3 8, तो एक 5 है एक 3 है जनाब। 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, तो 152 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही है ना, जी हाँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल, इस वीडियो के अंदर मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि भाई इस तरह के क्वेश्चन है, ये टॉप 15 छाट पाया हूँ मैं अब तक की शिफ्ट्स के अंदर, तो बिना वजह डरना नहीं है। और अगर डर लग रहा है ना आपको, तो मैंने एक वीडियो बनाई है कि हार्ड शिफ्ट आ जाए, इजी शिफ्ट आ जाए, कौन सी शिफ्ट के अंदर आपको फ़ायदा है। हार्ड शिफ्ट आती है तो आपको फ़ायदा होता है, पता है क्यों होता है, और जैसी भी शिफ्ट आ जाए आपको एग्जाम में करना क्या है, और आपका 100% डर जो है वो दूर चला जाएगा, बिल्कुल दूर चला जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। एक वीडियो मैंने बनाई है, इफेक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑन SSC, ऐसे करके देख लेना, 1-2 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जाते हुए यही मैं बताना चाहूँगा कि अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो इवन कोचिंग सेंटर के जो पेड कोर्स हैं, वो एंड्रॉइड ऐप है इवन कोचिंग सेंटर की, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर हैं मैथ्स के भी, इंग्लिश के भी, रीजनिंग के भी, ठीक है। तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपको एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर, टेक केयर।